टू our यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब होपफुली सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। तो आज हम डीएचएस के थ्रू है जो करवाया गया स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर है जो लगाने वाले हैं। जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि डेली हम एक प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो डीएचएस ने कराया हो या एनएचएम ने कराया हो या यहाँ पे डीएमई ने कराया हो, तो यहाँ पर जितने भी आपके स्टेट लेवल सीएचओ स्टाफ नर्स के पेपर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करवाए गए, वो सभी हम डेली एक पेपर प्लस एक आपकी क्लास रहेगी। आज की क्लास में हम पूरा का पूरा है जो पेपर लगाने वाले हैं, जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पे रहेगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी के लिए इन्फॉर्म कर दूं कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लगाते हैं आपके वो कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं। लेट्स से कि आपने इस क्लास में 100 क्वेश्चन है जो लगाए, वो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। ये चीज़ मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जैसे पेपर स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, लेट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 69 दिख रहा है, क्लियर। ये आपका डीएचएस ने एग्जाम कराया था स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, उसके क्वेश्चन है। अब जो लोग अपकमिंग एमपीएस भी तैयारी करते हैं उनको भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या आप सीएचओ तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट के लिए एज अ नर्सिंग ऑफिसर तैयारी करते हैं, तो आपको सब में ही हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि 3 क्लासिकल साइन दिए हैं, हाई बीपी, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, ये किस में देखने को मिलेंगे? तो ये आपके देखने को मिलते हैं प्री एक्लेम्सिया में। बहुत ईजी है। अब प्रीटर्म लेबर कोई पूछ ले तो इससे आपको 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास के बाद ही हम जस्ट जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी ओबीजी क्लास स्टार्ट हुई है और उसमें मैंने आपसे कहा भी है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम पढ़ेंगे। तो अभी एक क्लास बस हुई है। तो अब हमारा जो जैसे आज के इस पेपर के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी जीएम पर और प्रीटर्म लेबर पर। 2 टॉपिक आपके ऐड किए जाएंगे। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 100 200 वो सब आपको एक क्लास में करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में पूरे हम 100 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि स्टाफ नर्स के हैं, डीएचएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है। Which condition involve the implementation of the fertilized egg outside the uterus? तो इनमें से कौन सी स्थिति है, इनमें से कौन सी स्थिति है जिससे निषेचित अंडाणु के गर्भाशय के बाहर क्रियान्वयन को शामिल किया जाता है? एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप प्रीवियस पेपर्स लगाते हैं या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उनकी सबसे अच्छी खासियत आपको ये होती है कि लेट से आप, मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ, एक बार फिर करती हूँ कि आपने 4 ऑप्शन यहाँ पे देखे। फर्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा है प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा और चौथा है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज। अब यहाँ पर आपको जब ये 4 ऑप्शन आते हैं तो इन चारों में आपको गायनिक में इस पूरे पेपर में ही इन चारों ऑप्शन में आपको मे बी 10 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इन 4 टॉपिक, दैट मीन्स यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन नहीं कवर होता है, यहाँ पे आपके 4 टॉपिक कवर होते हैं। जो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ वो तो ठीक है, और आपको जहाँ से जो भी नॉलेज मिलता है, लेट से प्लेसेंटा प्रीविया आपने पढ़ा तो प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आपको हर एक चीज़ है जो पढ़नी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग को क्या है, यूट्रस के बाहर जाके, आउटसाइड द यूट्रस है जो जाके क्या होना पड़ता है, इम्प्लांटेशन है जो होता है। तो यहाँ पे सबसे कॉमन है वो क्या है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक क्या है, सबसे पहली चीज ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के एग्जाम्पल हो गए आपके। दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा कि जो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लेट से कि आपकी यहाँ पे यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। कहाँ पे, एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है आपका, ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज, जब ये फर्टिलाइज्ड जो भी मटेरियल है जाके यूट्राइन लाइन पर, यूट्रस की लाइन पर अटैच हो जाएगा तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहलाएगा। लेकिन जब ये इम्प्लांटेशन है जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद जो इम्प्लांटेशन है वो उसी फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे एम्पुला एरिया में है जो सबसे ज़्यादा है जो होने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पे यदि अटैचमेंट हो गया, अटैच्ड हो गया जो भी कंसेप्शियस मटेरियल है, तो वो कहलाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के यदि साइन आपसे एग्जाम में पूछें कि इसके कॉमन साइन क्या होते हैं, तो इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। क्या है, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। और सोनोग्राफी से ही पता चलेगा
कि प्रेगनेंसी है जो फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में है जो अटैच हो गई है। दूसरा आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का एक क्लासिकल साइन होता है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है, क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया में होती है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। दर्द नहीं होगा बट वाया वेजाइना है जो क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है जिसमें क्या होगा कि जो सर्विक्स है, प्लेसेंटा है जो जनरली यूट्राइन लाइन से अटैच होगा, लेकिन ये सर्वाइकल एरिया को पूरे तरीके से कवर कर लेगा। मतलब जैसे कि डिलीवरी के दौरान है जो ये रहा यहाँ पे फीटस का सिर, इसकी जगह ये जो यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच्ड है, ये प्लेसेंटा यहाँ ना होके सीधा सीधा आके यहाँ यूट्राइन जो कैप लग जाता है ब्लड का, उसको यहाँ पे आके कवर करता है। तो ये क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया। और जनरली इसमें होता क्या है कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में दर्द रहित है जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब होता है कि समय से पहले ही प्लेसेंटा जो यूट्राइन वॉल से अटैच है वो डिटैच होना, मतलब कि छोड़ना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण दर्द भी होगा और ब्लीडिंग भी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके से एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन गए। आपको बस यही सीखना है कि आप कहीं से भी किसी भी पेपर से एक क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके वहाँ से आप 10 क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब मानसिक बीमारी के लक्षण यहाँ पे कौन से हैं? ऑप्शन में है आपको एबनॉर्मल चेंजेस इन फीलिंग, एबनॉर्मल चेंजेस इन थिंकिंग एंड परसेप्शन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ये सभी। तो मानसिक बीमारी एक होता है मेंटल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल इलनेस। तो मानसिक बीमारी में आप है जो गलत सलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं, आपको फील होता है कि नहीं ये भी मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। सोचने समझने की आपकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और बहुत सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी घटने लगता है, लाइक डिप्रेशन हो गया, मैनिया हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया। ये सब क्या है? मानसिक बीमारियों के है जो यहाँ पे टाइप है। क्या है? टाइप है, मतलब ये डिसीज़ है। लेकिन यहाँ पे इनके लक्षण क्या हो सकते हैं? लाइक जिस किसी को डिप्रेशन होता है तो उसके 3 क्लासिकल साइन होते हैं। 3 क्लासिकल साइन का मतलब यहाँ पे 3 है, जो वर्थलेसनेस फील होगा उनको, अपने आप को होपलेसनेस फील करेंगे, हेल्पलेसनेस फील करेंगे, हमेशा सुध-बुध खो के बैठे रहेंगे डिप्रेशन वाले। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो डिप्रेशन वालों में ही आते हैं। मैनिया वाला कभी भी अपने आप को हार्म पहुंचाने का नहीं सोचेगा, बाय चांस उसको भले नुकसान हो जाए बट वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर आता है आपका सिजोफ्रेनिया, से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर मेंटल इलनेस के साइन क्या हो गए? ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच पर्सन इज अवेयर ऑफ प्रॉब्लम एंड सीक रेमेडी। देखिए यहाँ पर मानसिक बीमारी का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति समस्या से अवगत होता है, दैट मीन्स उसको पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो अपनी तरफ से या तो खुद डॉक्टर के पास जाएगा या फैमिली वालों को बताएगा कि उसको इलाज की ज़रूरत है। वो क्या होगा? साइकोसिस, न्यूरोसिस, सिजोफ्रेनिया, फिर हंटिंगटन डिसीज। कौन सी बीमारी होगी जिसमें मरीज खुद से कहेगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे अपने लिए है जो दिखवाने की ज़रूरत पड़ रही है? तो वो हमेशा होगा न्यूरोसिस में। साइकोसिस में मरीज अपनी इलनेस से अवेयर नहीं होगा, लॉस ऑफ इंसाइट हो जाएगा, उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं अता पता रहेगा, ना उसका किसी चीज़ में ध्यान रहेगा। लेकिन यदि मरीज कहता है, मानसिक बीमारी का वह टाइप यहाँ पे पूछा है कि पर्सन को पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है और वो ट्रीट करवाना चाह रहा है। लेकिन साइकोसिस में इसके जस्ट अगेंस्ट चीज़ें होती है। मरीज यदि आपने उसको बोला, किसी भी पर्सन को आप बोलेंगे कि आपको दिखवाने की ज़रूरत है, लेट से उसमें कोई भी इस तरीके की साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, तुरंत बोल देगा कि आप अपने आप को दिखवा के आइए, हम बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर दैट कैन लीड टू डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा है जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण पर्सन विकलांग भी बन सकता है? मिर्गी, साइकोसिस, न्यूरोसिस, या फिर सिजोफ्रेनिया। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके कारण मरीज है जो विकलांग भी बन सकता है? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या? सिजोफ्रेनिया। क्या होगा? सिजोफ्रेनिया। यहाँ पर मरीज कैटाटोनिया टाइप के सिजोफ्रेनिया में कंडीशन हो सकती है, क्योंकि उनकी सभी चीज़ें
यहाँ पे जैसे एपिलेप्सी वाले में इंजरी होने के डर रहेंगे, कहाँ उसको कब है जो मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो वहाँ पे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। साइकोसिस वाले में डिसेबिलिटी होने के चांसेस कम रहेंगे। न्यूरोसिस वाले में अपनी अवेयरनेस का पता रहेगा उसको, इंटरनल उसको सभी चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे वो उसको विकलांगता का कोई रीज़न नहीं होगा। लेकिन सीजोफ्रेनिया वाले में, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया वाले हैं जो इस तरीके से अपना पोज बना के बैठ सकते हैं कि यदि वो लंबे टाइम तक वैसे ही बैठे रहे तो उनको विकलांग होने के है जो चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। भ्रांति एक विकार है, किसका है? धारणा का, स्मृति का, विचार का कि बिहेवियर का। हेलुसिनेशन किस तरीके की मानसिक बीमारी है? तो ये परसेप्शन का। क्या है? परसेप्शन का। गस्टेटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है। यहाँ पे आपको हमेशा यही लगेगा, हेलुसिनेशन में क्या होगा, रियलिटी तो कुछ नहीं है लेकिन हमेशा यही लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाते हैं, हमने इस बार भी मनाया है। कब मनाते हैं हम? ऑप्शन में है आपका 7 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या फिर 18 दिसंबर को। तो एवरी ईयर 10 अक्टूबर को, कब? हर साल है जो हम 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इसके मनाने का रीज़न क्या होता है? मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करने का। तो मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करने का क्या है जो रीज़न है, वो ये है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेके आप कितने जागरूक हैं, और जागरूकता फैलाने के लिए है जो हर साल क्या है, एवरी ईयर है जो मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं हम। कब? 10 अक्टूबर को। इस बार की थीम थी एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इज कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज। यहाँ पे आपको इस बार की थीम है जो याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन? तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन कौन सी नहीं है? लोराजेपाम, डाइजेपाम, ऑक्सीजेपाम या फिर एल्प्रेक्स? तो कौन सी है जो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन है जो नहीं है? वो है हमारी यहाँ पे डाइजापाम। क्या है? डाइजापाम। हमेशा एक चीज़ और याद रखें, जब आपको दोनों फॉर्मेट में पेपर आता है, जब भी आपके आंसर सही कंसीडर किए जाते हैं वो इंग्लिश फॉर्मेट पे किए जाते हैं। भले आपको पेपर का फॉर्मेट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों दे दिया जाए, लेकिन जब भी आप या तो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, आंसर की में आपको आंसर आते हैं, तो हमेशा इंग्लिश सेक्शन को है जो यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन। तो जिसको ना आप जानते हैं ना कुछ, वैसी सिचुएशन में यदि आपको भेज दिया जाए तो आपको एक डर लगेगा, वो क्या है? पैनिक डिसऑर्डर, कंपल्सिव, एगोराफोबिया या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर? क्या कहलाएगा? आप जिसको जानते नहीं हो और आपको ऐसी सिचुएशन में भेज दिया जाए कि आपको उनके साथ जाके डिनर करना है या घूमने जाना है, तो आपको सडन एक तरीके का डर लगेगा, वो कहलाता है अगोराफोबिया। क्या है? अगोराफोबिया। एक होता है गेमोफोबिया, मतलब शादी से डर लगना, नावाडे सबको लगने लगा होगा, इस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन? तो जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं, लाइक हेलोपेरिडोल हो गई, आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ हो गई, सीजोफ्रेनिया की दवाई हो गई, तो इन सभी के कारण इन जो जितनी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनके कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? वजन बढ़ेगा, हेयर लॉस होगा, ड्राई माउथ होगा या फिर नौजिया होगा। क्या सबसे कॉमन देखने को मिलता है? तो एंटीसाइकोटिक दवाओं का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो होता है वेट गेन होना, वजन बढ़ना। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, याद रखिए आप, ये एग्जाम में आता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं एंटीसाइकोटिक दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? वजन बढ़ना और वेट गेन। नेक्स्ट वन, अ कोल्ड चेन इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ। तो कोल्ड चेन हमने पढ़ा है किसके लिए यूज की जाती है? एंटीबायोटिक्स के लिए, वैक्सीन्स, विटामिन या फिर हॉर्मोन्स। कोल्ड चेन का मतलब होता है वैक्सीन। वैक्सीन जहाँ पर क्या हुई है? मैन्युफैक्चर हुई है, वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है, स्टोरेज होना है, एंड देन क्लिनिक, हॉस्पिटल, अलग अलग जगह है जो भेजी जानी है।
वैक्सीन का बनने से लेके एडमिनिस्टर होने तक के बीच का जो पूरा सफ़र है वो यहाँ पे मैनेज किया जाता है कोल्ड चेन के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? वैक्सीन और टीके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन? तो इनमें से प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण कौन सा है? अर्ली डायग्नोसिस, रिहेबिलिटेशन, वैक्सीनेशन या फिर सर्जरी? सर्जरी टर्सरी में जाएगा। किसमें? टर्सरी ऑफ केयर में। पुनर्वास ये आपका आफ्टर है, जो आपको एक तरीके से हमें कह सकते हैं रिहेबिलिटेशन में जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि टर्सरी का मतलब क्या होगा कि आप जब कोई भी बीमारी के एक स्पेसिफिक, लेट से कैंसर के मरीज हैं, आप उसको ट्रीट करने के बाद आपको दोबारा से अपना जीवन अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, तब आपको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अर्ली डायग्नोसिस और प्रोमोट ट्रीटमेंट होता है सेकेंडरी का। सबसे प्राइमरी का पूछा है तो वो होगा वैक्सीनेशन। क्या होगा? वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब किसके होंगे? प्राइमरी लेवल ऑफ केयर के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बूफिंग कफ? तो खांसी का दूसरा नाम क्या है? इसको मैं बता दूं कि 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है, और इसमें बच्चा लाइक कंटिन्यूअसली बार्किंग कफ जिसको हम कहते हैं उस तरीके से खांसते रहेगा, तो इसको क्या कहा जाता है? पर्ट्यूसिस। क्या कहेंगे हम? पर्ट्यूसिस, 100 दिन की खांसी या फिर वूफिंग कफ। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। क्लियर? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। कॉमनली इसमें बच्चे अफेक्ट होते हैं। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉपलेट से फैलती, लाइक छींकने खांसने से जो ड्रॉपलेट उड़ते हैं उससे, और यहाँ पे कॉमनली छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे याद रखें वूफिंग कफ, इसका दूसरा नाम है 100 दिन की खांसी और पर्ट्यूसिस। और इसी वूफिंग की जो यहाँ पे कफ है, इसकी जो वैक्सीन आती है पर्ट्यूसिस वैक्सीन, जो डीपीटी में कंटेनिंग वैक्सीन होता है पर्ट्यूसिस कंटेंट, जिन बच्चों को एपिलेप्सी की शिकायत होती है उनको ये पर्ट्यूसिस कंटेंट अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसके कारण और ज़्यादा बच्चे की कंडीशन डिटोरिएट हो सकती है। तो याद रखें 100 दिन की खांसी, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस, इसका कॉज है, मतलब जो रीजन है वो होता है एक बैक्टीरिया बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ट्रीटमेंट में जब बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन है। तो बीसीजी वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? संयोजित वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड है, ट्रिपल वैक्सीन है या फिर किल्ड वैक्सीन है? बीसीजी किस तरीके का टीका है? तो बीसीजी है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। किसके लिए दी जाती है बीसीजी का टीका? जीवित म्यूटेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और बीसीजी दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। कब दी जाती है? जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाली। इंट्राडर्मल रूट से ये सिंगल वैक्सीन है। विटामिन के दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली बच्चे को। साथ ही साथ यहाँ पे विटामिन के अलावा हेपेटाइटिस बी का टीका भी दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन है जो लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। यदि जन्म के समय नहीं दे पाए तो विद इन 1 ईयर के अंदर तक इस वैक्सीन को दिया जा सकता है, और 20 साल के लिए ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है वैसिलाई कालमेटी यूरिन। नेक्स्ट इज द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो कोई भी बीमारी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है तो वो क्या है? एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक या कोई नहीं? बहुत सिंपल है, कहलाता है एंडेमिक। क्या है? लेट से कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लेट से कि आप सागर जिले में रहते हैं, इंदौर जिले में रहते हैं। जैसे अभी इंदौर में बीच में हुआ था डायरिया के केस, बहुत सारे बच्चों की जान भी गई थी। वो क्या था? एक एंडेमिक था, क्योंकि पूरे इंदौर को उसने अफेक्ट नहीं किया था, पूरे इंदौर को अफेक्ट नहीं किया था, एक एरिया वाइज यहाँ पे अफेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे भी कहा है कि जियोग्राफिकल एरिया में जो एक बीमारी होती है वो क्या होगी? यहाँ पे एंडेमिक। लेकिन यदि वही बीमारी पूरे भारत में फैल जाए तो फिर वो कहलाएगी एपिडेमिक, और पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो वो कहलाती है पेंडेमिक। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? एंडेमिक। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट टाइम ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन इज।
आईयूडी लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बिटवीन 3 to 7 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिफोर 3 to 7 days ऑफ साइकिल, विदिन 14 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर एट टाइम ऑफ डिलीवरी। कब है जो आईयूडी लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है जो माना गया है? वो होता है बिटवीन 3 to 7 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यदि आपके पीरियड्स आए हुए 3 से 7 दिन हो गए हैं, मतलब आए हुए का मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, यदि थर्ड डे आपका चल रहा है पीरियड्स का, तो उसमें आईयूडी लगवा सकते हैं। 3 से 7 दिनों के बीच में लगवाना है जो सबसे सही समय माना जाता है। नेक्स्ट वन इज, और आईयूडी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट एग्जाम में आता है, अलग अलग टाइप की आती हैं, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए भी आती हैं। तो यहाँ पे इसका कॉमन साइड इफेक्ट पहला तो होता है ब्लीडिंग। क्या है? ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और दूसरा होता है पेन। क्या है? पेन। नेक्स्ट वन इज, इन विच ईयर वॉज द कोल्ड चेन सिस्टम डेवलप्ड अंडर इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? तो भारत का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें कोल्ड चेन को है जो कब ऐड किया गया था? 1974 में, 1985 में, 1990 में, या फिर 1992 में? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कब आया था? ये आया था 1985 में। अब वैक्सीन के रखरखाव के लिए जो जरूरी है वो क्या होती है? कोल्ड चेन, शीत श्रृंखला प्रणाली। क्या है? शीत श्रृंखला प्रणाली और कोल्ड चेन। तो इसके लिए यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 1985 में जब ये प्रोग्राम आया था, उसी टाइम पर इसमें कोल्ड चेन को भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे याद रखें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की टोटल कवरेज ऑफ 12 डिसीज है। पूछे तो कितनी बीमारियां हैं यहाँ पे इसके कवरेज में? 12 बीमारियां। कौन सी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस जिसको हम डीपीटी कहते हैं, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, सीवियर चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस जिसके लिए बीसीजी दी जाती है, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया जिसके लिए एचआईवी, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा भी दी जाती है, न्यूमोकोकल निमोनिया, रोटावायरस, डायरिया। रोटावायरस है जो यहाँ पे कॉमन कॉज है डायरिया के लिए छोटे बच्चों में, तो इसके लिए रोटावायरस वैक्सीन है जो दी जाती है ओरली 5 बूंद। फिर आता है यहाँ पर कहीं किसी किसी एरिया में जैपनीज इंसेफेलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए भी। और जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो वैक्सीन का खर्चा कौन उठाता है? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो भी वैक्सीन है गवर्नमेंट में, वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है जो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज एसोसिएटेड विथ लिम्फोसाइटोपनिया इज। सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है जो लिम्फोसाइटोपनिया के साथ में होगी, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल हेपेटाइटिस। कौन सी होगी? यहाँ पर वो होगी एड्स, एचआईवी एड्स। लिम्फोसाइटोपनिया, लिम्फोसाइटोपनिया एचआईवी के साथ होने के चांसेस क्यों रहेंगे? क्योंकि इसमें CD4 टी सेल्स का काउंट कितना जाता है? 200 से भी नीचे। कितना? बिलो 200 से भी नीचे जाती हैं CD4 टी सेल्स काउंट। लिम्फोसाइटोपनिया की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो हमारी लड़ने वाली सेल्स है वो क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? लिम्फोसाइटोपनिया के साथ में एचआईवी और एड्स होने के चांसेस हैं जो बढ़ जाएंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू, तो जो यूटीआई होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा किसके कारण है? बैक्टीरियल स्प्रेड फ्रॉम ब्लड, डिसेंडिंग इन्फेक्शन, असेंडिंग इन्फेक्शन, या फिर बैक्टीरियल स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक्स। किसके कारण है जो कॉमनली क्या हो सकता है? यूटीआई हो सकता है। तो यूटीआई होने का है जो रीजन होता है वो होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। कौन से? असेंडिंग इन्फेक्शन। महिलाओं में कंपेयर टू पुरुष के, मतलब फीमेल में कंपेयर टू मेल के है जो क्या है? सबसे कॉमन यूटीआई होने के चांसेस है जो रहते हैं। यहाँ पे इसका रीजन ये है, महिलाओं में क्या होता है? शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, ये एक मेन रीजन है। दूसरा, महिलाओं का जो यूरेथ्रल एरिया है और जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्राइवेट एरिया है जैसे वेजाइना के थ्रू जो म्यूकस सीक्रेशन वगैरह होता है उसके कारण वहाँ पे क्या रहता है?
लिक्विडिटी रहती है, लुब्रिकेशन रहता है, जिसके कारण बैक्टीरियाज को पनपना क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है कंपेयर टू मेल के। तो महिलाओं में यूटीआई होने के चांसेस है जो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वो होगा असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी बैक्टीरिया है अपवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पार्ट से लेके डाउनवर्ड की तरफ है जो ये जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे कॉमनली क्या है, सबसे कॉमनली है जो होने का चांसेस होता है वो होता है असेंडिक इन्फेक्शन और आरोही संक्रमण। जैसे यहाँ पे यूरेथ्रा टू ब्लैडर, मतलब डायरेक्ट आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपके यूरेथ्रल एरिया से जो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा वो यहाँ पे कहलाएगा असेंडिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट एट बर्थ। तो जन्म के समय बच्चे की है जो हृदय गति क्या होती है, 120 से 160, 100 से 120, 160 से 180, या फिर इट्स ऑलवेज लेस देन 100। 100 तो नहीं होती है। तो यहाँ पर 120 से 160 ये क्या है, कॉमन है। क्या है, सबसे कॉमन और आइडियल हार्ट रेट है किसकी, बच्चे की एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन इज नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर के लिए कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है जिसके कारण होता है रूमेटिक फीवर, क्लेबिसेला, मोनोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर स्टेफाइलोकोकस। तो सबसे कॉमनली किसके कारण होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के कारण। रोमेटिक फीवर का मेन रीजन क्या है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मंगोलियन स्पॉट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की पीठ पर आपने लाइक डार्क ब्लूइश कलर के हैं जो पर्पल कलर के स्पॉट्स देखे होंगे, न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं पर मान्यता रहती है कि भगवान ने इन बच्चों को जबरदस्ती धरती पर भेजा है, एक मिथ है। तो यहाँ पर मंगोलियन स्पॉट को लेके गलत स्टेटमेंट कौन सा है, डिसअपियर इन अबाउट अ ईयर, आर इंडिकेटिव ऑफ पैरेंटल अब्यूज, दे आर फ्लैट ग्रे ब्लू इन कलर, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डार्क स्किन्ड बेबी। तो यहाँ पर इसको लेके जो गलत धारणा है वो क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है। सही तो ये है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने आप है जो डिसअपियर हो जाते हैं। दूसरा, फ्लैट होते हैं, ग्रे ब्लू कलर के होते हैं। और बेबी के जो डार्क स्किन्ड बेबी उनमें ज़्यादा है जो विजुअलाइज देखने को मिल सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं पे भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी बटक्स में और बैक में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पेरेंटल अब्यूज़ की निशानी नहीं है, पेरेंटल दुर्व्यवहार का ये सूचक है जो नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ मंगोलियन स्पॉट है वो विद इन 1 ईयर में अपने आप है जो सबसाइड हो जाते हैं। दूसरी चीज़, पेरेंटल अब्यूज़ में है जो बच्चे को मंगोलियन स्पॉट नहीं आएंगे, वो इंजरी वाले साइन अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन, पेरेंट ब्रॉट अ 4-month-old टू OPD विथ लेथार्जी, विच अमंग द फॉलोइंग फाइंडिंग इज सजेस्टिव ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इन चाइल्ड। बच्चे में फ्लूइड की कमी है, ये यहाँ पे कौन सा लक्षण है जो बताएगा। 4 महीने का बच्चा है, OPD में आया है, तो यहाँ पर OPD में उस 4 महीने के बच्चे में आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे में फ्लूइड की कमी हो गई है। सनकैन फॉन्टेनल से, ड्रिंकिंग वाटर से, इंक्रीज्ड BP से, या इनफ टीयर से। यदि बच्चे में पानी की कमी है तो बच्चा रोएगा भी तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे, BP उसका लो होगा, ईगरली वो पानी मांगने की हालत में नहीं होगा। यहाँ पे क्या रहेंगे, फॉन्टेनल है जो सनकैन फॉन्टेनल का मतलब है जो बच्चों में 4 महीने का बच्चा है ऑलरेडी जो फॉन्टेनल क्लोज होते हैं वो 18 महीने में होंगे क्लोज। तो यहाँ पे वो क्या रहेंगे, लाइक बल्जिंग टाइप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सनकैन फॉन्टेनल और चपटी फॉन्टेनल। नेक्स्ट वन इज फेलियर ऑफ द फोरामेन ओवल टू क्लोज विल लीड टू। तो जन्म के समय है जो फिजियोलॉजिकल तरीके से फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली विद इन 1 वीक में क्लोज हो पाता है। तो फोरामेन ओवल है जो यदि क्लोज ना हो तब क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDA और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। आपने बहुत सारे लोगों में सुना होगा बच्चे के दिल में छेद है।
तो फोरामेन ओवल यदि समय से के साथ बंद नहीं हो पाता है तो वो कहलाता है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और ASD एक होता है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसके लिए यदि आपको एक ड्रग पूछी जाती है इसको क्लोज करने के लिए तो बहुत ही इंडोमेथासिन कॉमन ड्रग है जो यूज की जाती है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट अपीयरिंग ऑफ टीथ इन चाइल्ड, बच्चे में पहले दांत आते हैं उनको, जो बच्चे के प्राइमरी टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, तो पहले कौन से होते हैं, प्रीमोलार, इंसीजर, कैनाइन या फिर थर्ड मोलार। तो यहाँ पर बच्चे में जो पहले दांत आते हैं वो होते हैं इंसीजर, फ्रंट के जो टीथ होते हैं बच्चों में वो सबसे कॉमनली आते हैं पहले। नेक्स्ट वन, चाइल्ड हु इज अफेक्टेड विथ वेल्स पाल्सी, मॉइस्चरिंग ऑफ द अफेक्टेड आईज हैज टू बी डन टू प्रिवेंट। बच्चे को यदि वेल्स पाल्सी है, वेल्स पाल्सी में सेवेंथ क्रेनियल नर्व जिसको हम फेसियल नर्व कहते हैं वो अफेक्ट होने के कारण ही कंडीशन बनती है। वेल्स पाल्सी में आंखों के लिए मॉइस्चराइज रखा जाता है, क्यों? क्योंकि आप उसको केरेटाइटिस से बचा सकते हैं, रेटिना को डैमेज होने से बचा सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस से बचा सकते हैं, फिर ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, पलकों जो लटकी टाइप रहेंगी उससे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि बच्चे को वेल्स पाल्सी हुआ है तो आप उसकी आंखों को मॉइस्चराइज रखते हैं तो आप उसको केरेटाइटिस से बचा सकते हैं। और जब भी आप बच्चे की आंख है जो क्लीन करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, तो हमेशा आपको इनर टू आउटर कैंथसी क्लीन करना है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। बाहर से अंदर करेंगे तो जो बाहर बैक्टीरिया है वो आंख के अंदर जाएगा, वो अंदर से बाहर की तरफ क्लीनिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर बच्चे को यदि वेल्स पाल्सी हुआ है तो 7वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसके कारण होगा। तो यहाँ पर आंखों को मॉइस्चराइज रख रहे हैं आप, तो किससे प्रिवेंट कर रहे हैं, केरेटाइटिस से। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉइंटिस। तो न्यूनेटल जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज की जाती है, फिनोबार्बिटोन, बेटामेथासोन, डाइज़ेपाम या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट, कौन सी ड्रग यूज की जाएगी? तो जो बेटामेथासोन है ये तो लंग्स मैच्योरिटी के लिए यूज की जाती है, किसके लिए, लंग्स मैच्योरिटी के लिए यूज की जाएगी। यहाँ पर जो जॉइंटिस वाले बच्चे हैं उनमें सबसे क्लासिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा क्या, फोटोथेरेपी। क्या है, फोटोथेरेपी। जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला ट्रीटमेंट होती है फोटोथेरेपी। अब यहाँ पे यदि ड्रग की बात करें हम तो वो होती है फिनोबार्बिटोन। क्या है, फिनोबार्बिटोन है जो ड्रग है जो यूज की जाती है न्यूनेटल जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट वन इज विच इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इन्फेक्शन को प्रिवेंट आपको करना है तो कौन सा है जो सबसे अच्छा पॉइंट होगा, यूज ऑफ ग्लव्स, हैंड वॉशिंग, वियरिंग द मास्क या फिर आइसोलेशन। क्या सबसे अच्छा होगा जिससे आप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्शन फैलता है उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा पार्ट होगा हाथ धोना। हैंड वॉशिंग से क्या होगा कि जो चेन होती है इन्फेक्शन को कॉज करने वाली वो ब्रेक होती है, ब्रेक होगी तो यहाँ पे इन्फेक्शन को आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हैंड वॉशिंग है जो नर्सिंग में सबसे कॉमन टूल यूज किया जाता है, किसको, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना है। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यदि मरीज के एयरवे में कुछ फंसा हुआ है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन, परफॉर्म CPR, ओपन द एयरवे या फिर एडमिनिस्टर एड्रेनालिन। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा, तो वो होगा ओपन द एयरवे। ओपन द एयरवे का मतलब है यहाँ पे कि आप मरीज को यदि आप डायरेक्ट ऑक्सीजन देने लगे लेकिन एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑलरेडी है तो वो ऑक्सीजन जाएगी नहीं, आपके मन में यही आएगा ना। तो जैसे लेट से ये है जो एयरवे पाइप है, ट्रकिया हो गई, यहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल से सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे यदि किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है और आपने यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई की
लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो सप्लाई है जो अंदर नहीं पहुंच पाएगी, तो बेसलेस है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एयरवे ओपन करेंगे। नेक्स्ट वन, विच सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक एंड कॉमनली यूज्ड फॉर आईवी रिहाइड्रेशन। तो इनमें से रिहाइड्रेट करने के लिए, पुनर्जलीकरण के लिए कौन सा सॉल्यूशन है जो इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में है आपको 0.45% सलाइन, 0.9% सलाइन, डेक्सट्रोज 5% इन द वाटर, या फिर 3% द सलाइन। तो आईवी रिहाइड्रेशन के लिए जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है वो होता है 0.45% सलाइन। क्या है, 0.45% सलाइन। सॉरी, 0.9% सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी। सबसे कॉमन, यदि लेट से किसी को डायरिया होता है, किसी को वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे उसको फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर किया जाना है, तो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है 0.9% सलाइन। नेक्स्ट वन, विच इज़ द प्राइमरी ऑर्गन अफेक्टेड इन पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में सबसे कॉमन ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होगा, लीवर, किडनी, लंग्स या पैंक्रियाज। नेफ्रॉन जुड़ गए तो आपके मन में हमेशा एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि नेफ्रॉन की बात की जा रही है तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे किडनी की बात की जा रही है। क्या है, किडनी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, किडनी। सबसे कॉमनली जो अफेक्ट होंगे पाइलोनेफ्राइटिस में वो क्या होंगी, हमारी किडनी। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है एक तरीके से यूटीआई ही, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होगा किडनी में। और इसका कॉमन रीजन होता है क्या, बैक्टीरिया इकोलाई असेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर। ये मैंने जस्ट अभी बताया है आपको कि असेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कॉमनली पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब किडनी में होने वाला इन्फेक्शन, और इसके कारण किडनी में होने वाले इन्फेक्शन के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो होता है कॉमनली इकोलाई। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ वुंड हीलिंग अकर्स व्हेन अ वुंड क्लोज्ड विथ सूचर। यहाँ पे कौन सा प्रकार का घाव भरना तब होता है जब एक घाव को टांकों से बंद किया जाता है। यदि किसी को चोट लग गई है, वहाँ पे डायरेक्ट हीलिंग नहीं हो पाती है तो सूचरिंग की जाती है। तो जो क्लोज्ड किया जा रहा है घाव सूचर्स के साथ में, तो उनकी जो हीलिंग होती है वो कौन सी है, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर डिलेड इंटेंशन, कौन सी होगी। तो ये कहलाएगा प्राइमरी इंटेंशन। विच टाइप ऑफ वुंड हीलिंग अकर्स व्हेन अ वुंड इज क्लोज्ड विथ सूचर। यदि किसी भी घाव को सूचर्स के साथ क्लोज किया जा रहा है तो क्या कहलाता है, प्राइमरी इंटेंशन। वन इज, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिमाग का कौन सा भाग है, जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिब्रम। तो दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है वो है हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज, विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एनाफ्लेक्टिक शॉक। एनाफ्लेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन है, यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर होगा आपका एड्रेनालिन। क्या होगा, एड्रेनालिन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है एनाफ्लेक्टिक शॉक के केस में। एनाफ्लेक्टिक शॉक में जो आईजीई है वो हमारी है जो बहुत हाई लेवल पे जाती हैं, और एनाफ्लेक्टिक शॉक है जो एक तरीके की मेडिकल सिचुएशन है। और एक और चीज़ याद रखें कि यदि आपको कोई इमरजेंसी ड्रग पूछें जो इसमें दी जाती है तो वो है ओनली एड्रेनालिन। नेक्स्ट वन, विच नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग ऑफ पेशेंट डेटा। तो ये आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में रोगी के डेटा का संग्रह किया जाता है, डायग्नोसिस में, प्लानिंग में, असेसमेंट में कि इम्प्लीमेंटेशन में। अब यहाँ पे आप याद रखिए कि आपको सीधा सीधा क्या पूछा है, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप आपको पता होंगे वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली यहाँ पे आपको आंसर आएगा। सबसे पहले किया जाता है डेटा असेसमेंट। क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है असेसमेंट में।
इसमें एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। कौन सा? सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा यहाँ पे आपका रहेगा। फिर इसके बाद होता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद की जाती है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद यहाँ पे होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है हमारा इवाल्यूएशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? असेसमेंट ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा किस पार्ट का हिस्सा है? सबसे फर्स्ट स्टेप का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? असेसमेंट और आकलन में जो भी चीज़ें आपने प्लान की हैं, गोल जिसको हम कहते हैं, अब वो जो भी आपने गोल बनाया है जो मरीज की केयर करते हैं वो कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने केयर कर दी पेशेंट की, मरीज में किस तरीके का सुधार हुआ, क्या क्या चीज़ें आपने देखी, तो वो सब कहलाता है इवाल्यूएशन। नेक्स्ट इज विच पल्स साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी में कौन सी नाड़ी है जो सबसे पहले चेक की जाती है? रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड या फिर फीमोरल आर्टरी। यहाँ पर सबसे कॉमनली कौन सी पल्स साइट चेक की जाती है स्पेशली इमरजेंसी में? तो होती है कैरोटिड। नेक के यहाँ पे है जो सबसे पहले चेक किया जाता है। कभी भी आप पल्स चेक करते हैं तो अपने थंब का इस्तेमाल ना कीजिए, इससे आपके थंब की पल्स भी काउंट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इमरजेंसी सिचुएशन में कैरोटिड एडल्ट में, लेकिन इन्फेंट में पूछे तब एपिकल। याद रखना है, इन्फेंट में पूछे तो चेस्ट के यहाँ जो एपिकल पल्स है वो, और बच्चों में जो बड़े बच्चे हैं या एडल्ट हैं तो उनमें कैरोटिड। नेक्स्ट वन इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़रूरी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरत होती है विटामिन डी की। इसकी विटामिन डी की। आप कैल्शियम खूब खाते हैं लेकिन आप धूप में नहीं बैठते या विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी है, तब यहाँ पे क्या आपको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है विटामिन डी। आयरन के लिए ज़रूरी है विटामिन सी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द करेक्ट एंगल फॉर इंसर्टिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने डिग्री पे इंसर्ट किया जाता है? 10 से 15 पे तो इंट्राडर्मल होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है 90 डिग्री के एंगल पर। कितने पे? 90 डिग्री के एंगल पर। और यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में जो भी मेडिकेशन इरिटेटिंग होती है, टिश्यू को इरिटेट करती हैं, तो उनके लिए जेट ट्रैक मेथड अपना के ही इंजेक्शन है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ शॉक इज कॉज्ड बाय सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण कौन सा शॉक होगा? कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक या फिर न्यूरोजेनिक शॉक। तो जो यहाँ पर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण होने वाला शॉक है वो कौन सा होगा? वो होगा एनाफ्लेक्टिक शॉक। क्या होगा? एनाफ्लेक्टिक शॉक। यदि फ्लूइड लॉस होता है उसके कारण होगा, लेट से किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो जाए बहुत ज़्यादा, तब हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स कॉमन कल्चर। बहुत सारे लोग कॉमन कल्चर को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो क्या है? सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, सोशल क्लास है। क्या कहलाएगा? कहलाती है सोसाइटी। क्या होगी? सोसाइटी। ग्रुप ऑफ पीपल पूछा है यहाँ पे, क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह जो कॉमन कल्चर फॉलो करता है वो कहलाती है सोसाइटी। नेक्स्ट वन हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अगस्त कॉम्टे। क्या है? अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट वन व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्पररी लूजनिंग ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। अस्थायी रूप से शिथिल संगठित लोगों के समूह के लिए एक शब्द क्या है? टेम्पररी लूज्ड ग्रुप है। टेम्पररी लूज्ड ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा? क्राउड, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन या फिर फैमिली। फैमिली टेम्पररी नहीं होती है तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा? फैमिली टेम्पररी नहीं होती, परमानेंट होती है, तो ये गलत हो गया। इंस्टीट्यूशन भी टेम्पररी नहीं है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है एटलीस्ट 4 साल 3 साल तक तो एडमिशन लेके रहते ही हैं। कम्युनिटी भी टेम्पररी नहीं है। यहाँ पे कहा है कि टेम्पररी है और इधर उधर घूमते हुए लोग हैं तो वो कहलाती है भीड़। इसको हम कहते हैं क्राउड।
जनसमूह और क्राउड। क्योंकि लेट से कहीं पर भी सभा हुई तो वहाँ पे जो भी लोग जुड़े उनको बांध के तो कोई रख नहीं रहा, ना कोई उनका एक तरीके से यहाँ पे आप बस आते जा रहे आते जा रहे हो, जैसे ही सभा खत्म हुई आप भी उठ के निकल लिए तो वो कहलाती है क्राउड। नेक्स्ट वन, विच इज़ अ कॉमन हेल्थ इशू इन रूरल कम्युनिटीज़। तो ग्रामीण एरिया हैं, जो ग्रामीण समुदाय हैं उनमें सामान्य स्वास्थ्य समस्या कौन सी है। कॉमन हेल्थ इशू के अर्बनाइजेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस, ओवर क्राउडिंग या फिर हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर गांव में आजकल पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू शहरों में ज़्यादा जनता है, शहरों में ज़्यादा जनता है। ओवर क्राउडिंग नहीं है यहाँ पर, तो सी और डी तो दोनों ही नहीं होंगे। यहाँ पर गांव में जो हेल्थ केयर एक्सेस है, जो स्वास्थ्य देखभाल तक की जो कमी है वो यहाँ पे है। गांव के लोग हॉस्पिटल बहुत कम पहुँच पाते हैं। एक हो सकता है दूर हो हॉस्पिटल, दूसरा कम अवेयरनेस हो अपनी बीमारी को लेके, तो ये भी डर लगता है कि डॉक्टर कुछ का कुछ और ना कर दें। तो यही रीज़न है ग्रामीण समुदायों में सामान्य स्वास्थ्य समस्या क्या है कि वो लोग स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच नहीं पाते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। किसी भी पर्सन का यूनिक है, उसका क्या विशिष्ट विशेषताएं, उसका बिहेवियर, उसका एक्सपीरियंस और अनुभव। हर एक पर्सन की ये चीज़ इंडिविजुअल होती है, तो क्या है, पर्सनालिटी, स्टेटस, रोल या फिर आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन के स्पेशल लक्षण है, उसका व्यवहार है, उसका जो एक्सपीरियंस है उसने अपने जीवन में अभी तक अचीव किया है, वो कहलाता है क्या, उसका पर्सनालिटी होगी, स्टेटस होगा, रोल होगा कि आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पर ये होगा आपका स्टेटस। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है। लिवर, पैंक्रियाज, किडनी या फिर स्टमक। तो बहुत सिंपल है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है जो यहाँ पे हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे कौन होगा, बीटा सेल्स। नेक्स्ट वन इज लैंगर सॉरी, यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, पैंक्रियाज में। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इन द ब्रेन। तो सेरिबेलम का मस्तिष्क में क्या काम है, मेमोरी इकट्ठी करना, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, विजन प्रोसेसिंग या फिर इमोशनल रेगुलेशन, क्या होगा। तो वो होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, सेरिबेलम। ये क्वेश्चन एग्जाम में जीएमसीएच में आया हुआ है, एचएसएससी में भी आया हुआ है, एमपी में भी आया हुआ है, नॉर्सेट में भी आया है, इवन रेलवे में भी आया है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए कि हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन और बैलेंस दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गन इन द बॉडी इज लार्जेस्ट ऑर्गन एंड प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस पेपर के। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, लीवर। क्या है, लीवर है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। पूरी बॉडी की गंदगी को छान के कौन बाहर निकालता है, तो वो है लीवर। तो हमारा आंसर क्या होगा, यकृत या फिर लीवर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का उद्देश्य क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, फाइटिंग इन्फेक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड या फिर रेगुलेटिंग हार्मोन लेवल। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए है। किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब संक्रमण से लड़ने के लिए है। किससे, संक्रमण से लड़ने के लिए। सर्कुलेटरी होता तो पंपिंग ऑफ ब्लड कहते, डाइजेस्टिव होता डाइजेशन ऑफ फूड होता, हार्मोन्स के लिए कहते हैं हम तो एंडोक्राइन सिस्टम होता। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम किसके लिए, फाइटिंग फॉर द इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एल्वियोलाई का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या काम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, पंपिंग करना ब्लड को, या फिर स्टोरिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे ट्रैकिया के बाद ये हमारी ट्रैकिया रही, लेफ्ट लंग, राइट लंग।
अब यहाँ पे हो गई ब्रोंकाई, ये हो गए ब्रोंक्यूल, और छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं एयर सैक्स जिनको हम कहते हैं, कहलाते हैं एल्वियोलाई। अब इन एल्वियोलाई का क्या काम होता है? इन एल्वियोलाई का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। क्या है? CO2 का एक्सचेंज करना। ओनली ऑक्सीजन बस थोड़ी ये लेके जाएंगे, जो ऑक्सीजन अंदर गई है उसको CO2 को बाहर निकालने का भी काम करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे होगा आपका बी। नेक्स्ट वन इज which hormone is responsible for the development of secondary sexual characteristics in male? पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किस हार्मोन के कारण आते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? फीमेल में हम कहें तो एस्ट्रोजन, मेल में कहें तो टेस्टोस्टेरोन। मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है आवाज़ का भारी होना, अंडर आर्म्स में और यहाँ पर जेनाइटल एरिया में बालों का आना, अडाम्स एप्पल जो नेक के यहाँ पर है वो है जो उभरा हुआ दिखना, ये सभी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। चेस्ट पर बाल आना, तो ये सभी द्वितीयक यौन लक्षण हैं और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मसल इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल? तो कौन सी मांसपेशी है जो स्वैच्छिक नियंत्रण के अधीन होती है? स्मूथ मसल, कार्डियक, स्केलेटल या फिर स्ट्रिएटेड मसल? तो वो होती है हमारी स्केलेटल मसल्स। कौन सी? स्केलेटल मसल। विच बोन इज कॉमनली नोन एज द कॉलर बोन? तो कॉलर बोन कहलाती है भाई हमारी क्लेविकल। कौन सी? क्लेविकल बोन हमारे शरीर की एक लौती बोन है जो ट्रांसवर्स वे में है। ट्रांसवर्स का मतलब है पूरा एक तरीके से, इस तरीके से, और कोई बोन ऐसी नहीं है। और यहाँ पे यदि सबसे पहले पूछे जाएं तो ओसिफाइड होने वाली भी, ओसिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक दूसरे से अटैच होने वाली, तो वो होती है क्लेविकल बोन ही। नेक्स्ट वन इज स्कैपुला को कहा जाता है शोल्डर बोन, याद रखिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो होती है स्टेपस। कौन सी? स्टेपस, कान में पाई जाती है। नेक्स्ट वन, विच इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया इन द आई? तो आंखों में कॉर्निया का क्या काम है? कंट्रोल प्यूपिल साइज, रिफ्लेक्ट द लाइट, प्रोड्यूस द टीयर्स या फिर डिटेक्ट द कलर? तो कॉर्निया का हमारी आंखों में क्या काम है? कॉर्निया हमारे आंखों में लाइट रिफ्लेक्शन के लिए हेल्पफुल है, प्रकाश को लंबवत करने के लिए है जो ये जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, ये मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बताया। पहला स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट, दूसरा होता है गोल और प्लानिंग, यहाँ पे आप प्लानिंग भी कह सकते हैं, गोल भी कह सकते हैं। तीसरा होता है डायग्नोसिस, चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन और पांचवा होता है इवालुएशन। नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? वो होता है असेसमेंट और मूल्यांकन करना, जिसमें आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैंड हाइजीन इन नर्सिंग? तो हाथ क्यों हम बार बार धुलते हैं हॉस्पिटल में? रिमूव द ऑर्डर, मतलब हाथों की जो गंध है उसको दूर करने के लिए, हाथों को साफ करने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए रेडी होने के लिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हैंड हाइजीन जरूरी है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मतलब जो इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक करने के लिए जरूरी है क्या? हमारे हैंड वॉश करना बार बार। यहाँ पर क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए है जो क्या किया जाता है? हैंड हाइजीन है जो मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब डिफिकल्टी इन स्वालोइंग? तो यहाँ पर निगलने में दिक्कत होने को कहा जाता है डिस्फेजिया। क्या है? डिस्फेजिया। डिस्निया मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी, बोलने में प्रॉब्लम होना तो डिस्फेसिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग डिस्फेसिया, और निगलने में दिक्कत होना डिस्फेजिया। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड अ नर्स असिस्ट फर्स्ट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन? इमरजेंसी में सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग या फिर डिसेबिलिटी? तो डिसेबिलिटी को काट दीजिए आप पहले। अब इन तीन में से बताइए, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे कि एयरवे चेक करेंगे? सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप एयरवे चेक करेंगे। क्या करेंगे? एयरवे चेक करेंगे।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट हु आर इमोबाइल। मरीज लंबे समय से बेड रिडन है, गतिहीन है, तो उसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? स्किन ड्राई होगी उसकी, डायरिया होगा, प्रेशर सोर होंगे या फिर हार्ट रेट बढ़ेगी। यदि मरीज लंबे समय से बेड रिडन है तो उसमें प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए फ्रिक्वेंटली पोजीशन बदली जाएगी, टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, हर 2 घंटे में पोजीशन बदल दी जाती है ताकि प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट वन, when talking a patient's blood pressure, the first sound heard is known as। जब आप बीपी है जो लेते हैं किसी मरीज का, चेक करते हैं, तो उस दौरान जो पहला हृदय का साउंड होता है वो क्या है? पल्स प्रेशर है, मीन प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर या फिर डायस्टोलिक प्रेशर, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। जो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है लब कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। प्रेशर कितना होता है नॉर्मली? 120 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक 80। पल्स प्रेशर का मतलब सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी इक्वल टू पल्स प्रेशर। तो 120 नॉर्मल सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 80 है, माइनस किया आपने तो निकल के आया 40, दैट मीन्स ये नॉर्मल पल्स प्रेशर है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन एट एन IV साइट। IV साइट पर संक्रमण के क्या लक्षण हैं? रेडनेस एंड वार्मथ, कूल स्किन, एब्सेंस ऑफ ड्रेनेज या फिर रैपिड पल्स। तो जब भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो रेडनेस होती है, गर्माहट होता है, स्किन गर्माहट रहेगी तो स्किन कूल नहीं होगी, ड्रेनेज भी देखने को मिल सकता है, पस रिलीज हो सकती है, पल्स रेट स्लो हो सकती है।